In the last class, we sum up our lecture until uniform and non-uniform acceleration. थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूँ. एक्सलरेशन क्या होता है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है. एक्सलरेशन इज व्हाट इट इज बेसिकली द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, राइट. इसमें हम ये मेजर करते हैं कि एक सेकंड के अंदर वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है. ठीक है. अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा तो एक्सलेशन जीरो होता है, और वो केस क्या होता है, वो केस होता है यूनिफॉर्म स्पीड का. स्पीड जब नॉन यूनिफॉर्म होती है तो ही एक्सलेशन प्रोड्यूस होता है, ये हमने डिस्कस किया था. तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मींस द चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल इन 1 सेकंड, इन एवरी सेकंड, राइट. लाइक अगर फर्स्ट 1 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड का चेंज आया है वेलोसिटी में, तो नेक्स्ट सेकंड में नहीं के सेकंड सेकंड गुजरेगा तो 10 का चेंज होगा ओवरऑल, फिर 15 एंड अंटिल सो ऑन. But the change between two intervals of time will be constant. That is called uniform acceleration. Whereas in non-uniform acceleration, there is no similarity in the change, right? The change is also not constant. उस केस में हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं the object is having acceleration but that is not uniform, that is not basically constant. अगर मैं इसको डिस्क्राइब करूं इस तरह से, मैंने लास्ट टाइम आप लोग को एक डिस्क्रिप्शन बताई थी, उसी को रिवाइज करते हैं थोड़ा सा, फिर आगे चलते हैं ताकि एक बेसिस आपकी सेट रहे. So I'm sharing my worksheet. अच्छा, देखिए हमारे पास एक जर्नी है, राइट. एक पॉइंट ए है, पॉइंट ए से हमने जर्नी स्टार्ट की, पॉइंट ए से जर्नी स्टार्ट करके वी आर हेडिंग टुवर्ड्स पॉइंट बी, देन वी मूव टू पॉइंट सी, देन पॉइंट डी. ओके. अब पॉइंट ए, बी, सी और डी की बात करते हैं. पॉइंट ए से हमने स्टार्ट किया, हमारे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकंड. ओके. पॉइंट बी पे जब ऑब्जेक्ट हमारा पहुंचा तो उसकी वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकंड. देन सी पे हो गई 15 मीटर पर सेकंड. देन डी पे हो गई 20 मीटर पर सेकंड. और पॉइंट ए बी सी इनके बिटवीन टाइम कितना डिफरेंस है, 1 सेकंड का. बी टिल सी 1 सेकंड, सी टिल डी 1 सेकंड. तो अगर मैं चेक करूं चेंज कितना आ रहा है, 5 से 10 में 5 का चेंज आ रहा है, देन 10 से 15 में भी 5 का चेंज आ रहा है, देन 15 से 20 में भी 5 का चेंज आ रहा है. तो अगर मैं ए से बी के बिटवीन एक्सेलरेशन निकालूं, ठीक है, एक्सेलरेशन ए बी, तो क्या होगा 10 माइनस 5 अपॉन 2 - 1. 2 - 1 मीन्स 2 सेकंड माइनस 1 सेकंड. न्यूमिनेटर में आता है हमारे पास डेल्टा वी और डिनोमिनेटर में आता है डेल्टा टी. डेल्टा मीन्स चेंज. सो वी हैव द आंसर दैट इज 10 - 5 इज इक्वल्स टू 5, 2 - 1 इक्वल्स टू 1. सो 5/1. और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ओके. स्पीड और वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर. इसी तरह अगर मैं एक्सेलरेशन बी टू सी निकालूं, एक्सेलरेशन ऑफ बी सी, ठीक है, तो ये हो जाएगा 15 - 10 अपॉन 3 - 2. 15 - 10 इज अगेन 5, 3 - 2 इज अगेन 1. तो ये भी आंसर क्या देगा मुझे, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो इसका मतलब क्या है कि मेरी स्पीड चेंज तो हो रही है, स्पीड या वेलोसिटी चेंज तो हो रही है, लेकिन वो चेंज भी इक्वल है. हर सेकंड में 5 का चेंज आ रहा है. तो इसका मतलब स्पीड चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन तो प्रोड्यूस हो रहा है, बट क्योंकि चेंज इक्वल है इसका मतलब वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है. ठीक है. लेकिन अगर इसकी जगह ऐसा होता, लेट्स से मैं अपनी सिनारियो चेंज कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि भाई मेरे पास कुछ वैल्यूज में चेंज आ रहा है. वो क्या आ रहा है चेंज, वो ये आ रहा है कि ये 10 की जगह मेरे पास यहाँ वैल्यू हो रही है 15 मीटर पर सेकंड. तो 10 का चेंज आ गया, सही है. फिर यहाँ पर सी पे पहुंचे हम, तो सी में हमारे पास चेंज क्या आ रहा है, सी पे पहुंचे तो ये 15 से हो गया लेट्स से 30 30 मीटर पर सेकंड. तो अब क्या हो रहा है, अब चेंज कांस्टेंट नहीं है ना. 5 से ए से बी गए तो 10 का चेंज आया, 15 - 5 इज 10. देन बी से सी गए तो 15 का चेंज आ गया. तो इसका मतलब क्या है कि चेंज इज नॉट कांस्टेंट.
speed and velocity is changing, but since it is not constant, that's why acceleration is not uniform. It is non-uniform acceleration. ठीक है? यहाँ तक कोई किसी को कंफ्यूजन हो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में, तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, अगर नहीं तो हम आगे जा सकते हैं। सर ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दोबारा रिपीट कर दें, वो बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रिपीट कर देते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बेसिकली, एक्सेलरेशन क्या है ये पता है अंश? याद है आपको, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था बड़ी डिटेल में। जी क्या जी होता है जी बिल्कुल। एक्सेलरेशन? कि अगर आपकी गाड़ी जो है स्पीड इंक्रीज करती है या हम्म, वेलोसिटी इंक्रीज करती है तो आप उसको एक्सेलरेशन बोलते हो। कि अगर डिक्रीज आपकी एक करेगी गाड़ी तब भी। 2 मीटर पर सेकंड पे चल रही है, हम्म, डिक्री डिक्रीज में भी इंक्रीज कहेंगे, करेगी, लेकिन वो मतलब अगर नेगेटिव मेरी एक्सेलरेशन गाड़ी, होगा। ओके, वो इंक्रीज में भी डिसेलरेशन एक्सेलरेशन, होगा ना सर? deceleration, it is a type of acceleration. Generally it is also acceleration, but positive is known as acceleration, but if the change is negative, then it is called deceleration. It is also a type of acceleration. Okay, deceleration होगा, you are right. लेकिन change होना चाहिए for having acceleration or deceleration. The basic condition is to a change of velocity. ठीक है? Okay. तो यूनिफॉर्म में क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की मैंने एग्जांपल दी थी शुरू में, कि आपका चेंज भी कांस्टेंट होना चाहिए। लेट्स से अब यहाँ 5 से 15 हुई ना वैल्यू, जी ए पे वेलोसिटी थी 5, बी पे हो गई 15, चेंज कितना आया, 10 का आया। ठीक है? अब बी से सी जाने में अगर 10 का चेंज रखती है, यानी 25 हो जाती है, 30 नहीं होती स्पीड, 25 हो जाती है, तो 10 का फिर डिफरेंस आ गया। तो मैं कहूंगा कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, क्योंकि चेंज भी कांस्टेंट है, चेंज की वैल्यू भी फिक्स्ड है। लेकिन इस कंडीशन में क्या है, इस कंडीशन में चेंज की वैल्यू सेम नहीं है। ए से बी तक जाने में 10 का चेंज आ रहा है, बी से सी तक जाने में 15 का चेंज आ रहा है, तो इट मीन इट इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। if the change will be same between each interval of time between 1 second every second, तो क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, क्लियर है? अगर सर टाइम की वेरिएशन आ गई तो हमारी वो यूनिफॉर्म नहीं होगी? टाइम की वेरिएशन नहीं, स्पीड की वेरिएशन ना बेटा। टाइम तो सेम रखना है ना, टाइम एक चीज को तो कांस्टेंट रखना जरूरी है ना। अगर टाइम भी वेरी करूंगा, स्पीड वेरी करूंगा, तो फिर मैं कंपेयर नहीं कर पाऊंगा ना। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि ए से बी जाने में भी 1 सेकंड लग रहा है, बी से सी जाने में भी 1 सेकंड लग रहा है। मैंने टाइम को सेम रखा है, 1 सेकंड 1 सेकंड रखा है, ताकि मैं कंपेयर कर सकूं न्यूमरेटर को। ठीक है? जी बस मेरा चेंज अगर सेम है ना तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और अगर चेंज इन स्पीड सेम नहीं है तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सिर्फ इतना याद रखो। और अगर चेंज जीरो है तो क्या होगा, यूनिफॉर्म स्पीड, क्योंकि चेंज जीरो तो एक्सेलरेशन है ही नहीं। ठीक है? वो ऑब्जेक्ट रेस्ट कर रहा है। रेस्ट भी कर सकता है, यूनिफॉर्म स्पीड से भी जा सकता है, जरूरी नहीं रेस्ट करे। दो कंडीशन है। अगर एक ऑब्जेक्ट के अंदर जीरो एक्सेलरेशन है तो उसका मतलब उसकी उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही। और स्पीड चेंज नहीं होने के दो दो कंडीशन हो सकती है ना, या तो वो ऑब्जेक्ट हिल ही नहीं रहा हो अपनी जगह से, मूव ही ना कर रहा हो, या फिर यूनिफॉर्म स्पीड रख रहा हो, उसकी स्पीड चेंज ही ना हो रही हो। जब स्पीड चेंज नहीं है तो फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी का डिफरेंस लूंगा तो जीरो आएगा ना। ठीक है? अच्छा, कुछ फॉर्मूलाज हैं जिसको अभी हम थोड़ा सा सम अप कर रहे हैं काइनेमेटिक्स के। क्या फॉर्मूलाज हैं? एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, जितनी भी स्पीड या वेलोसिटीज आपकी पूरी जर्नी में है उन सबको ऐड कर दो, न्यूमरेटर में रख दो, और जितने भी टाइम ट्रैवल किया है उसको डिनोमिनेटर में रख दो। अगर सिर्फ दो इंटरवल्स का वेलोसिटी ले रहे हो, जैसे यहाँ पर है u प्लस वी, u का मतलब किसी एक इंटरवल पे लिया इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू, u इनिशियल वेलोसिटी कहलाती है, v फाइनल वेलोसिटी कहलाती है। तो ये दो इंटरवल्स हैं, इन दोनों को डिवाइड बाय 2 कर दिया इनकी स्पीड को ऐड करके, यानी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम विल गिव यू एवरेज वेलोसिटी। क्या देगा टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम अंश? जी सर। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम क्या देता है? एवरेज वेलोसिटी। देखो ये जो सिंबल है ना, इट इज द सिंबल ऑफ एवरेज वेलोसिटी। ठीक है? एवरेज वेलोसिटी क्या है, थोड़ा सा मैं इसको दोबारा रिआइट्रेट कर देता हूँ। अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल, आपने एक जर्नी स्टार्ट की। ठीक है? आपने जर्नी स्टार्ट की पॉइंट ए से, पॉइंट ए पे आपकी कार है, आपने जर्नी स्टार्ट की, आपने कहा भाई यहाँ से मुझे मूव करना है। जस्ट अ सेकंड, वर्कशीट देख पा रहे हैं सब लोग? कोई कंफर्म कर दे मुझे आप लोग में से। हेलो?
जी सवाद कहिए, यू हैव रेज योर हैंड। एनी क्वेश्चन सवाद? नो? ओके, सो आई एम एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? जैसे कि आपने पॉइंट ए से अपनी जर्नी स्टार्ट की, ठीक है, आपकी कार है, आपने स्टार्ट की पॉइंट ए से, फिर आप पॉइंट बी पे पहुंचे, फिर आप गए पॉइंट सी पे, फिर आप गए पॉइंट डी पे, फिर आप आ गए पॉइंट ई पे, ठीक है। आपने कोई 4-5 जगहों पे लेके गए। फॉर एग्जांपल आपने स्टार्ट किया भाई एयरपोर्ट से, ये पॉइंट है आपका एयरपोर्ट है, यहाँ से आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की, यहाँ से आप शारा फैसल पे आए, ठीक है, ये एफटीसी ब्रिज आपने क्रॉस किया, यहाँ से आप आए क्लिफ्टन, यहाँ से आप स्ट्रेट गए सी व्यू, फिर यहाँ से आप चले गए दो दरिया, ठीक है भाई। आपने ये तमाम जर्नीज ट्रैवल की, और आपने इस दौरान कितना कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ, यहाँ पर आपने ए से बी जाने में 10 किलोमीटर ट्रैवल किए, ठीक है, बी से सी जाने में 5 किलोमीटर ट्रैवल किए, देन सी टू डी के लिए आपने जो है 4 किलोमीटर ट्रैवल किए, फिर आपने 6 किलोमीटर ट्रैवल किए, ठीक है। तो आपने कहा कि ठीक है भाई, मैं ए से बी गया 10 किलोमीटर, बी से सी में 5 किलोमीटर, सी से डी में 4, और डी से ई में 6 किलोमीटर। तो टोटल मेरी जर्नी कितने किलोमीटर की हो गई खुबैब, जरा बताएंगे? एयरपोर्ट से मैं चला गया दो दरिया तक, मेरी टोटल जर्नी, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, कितनी हो गई अगर यहाँ से देखते हैं तो खुबैब? 25 किलोमीटर, दानियाल वेरी गुड। तो 25 किलोमीटर की जर्नी हमने ट्रैवल की है। अब हमें कोई कहे कि भाई आपने इतना ट्रैवल किया, आप जरा ये बताइए कि आपकी स्पीड कितनी थी। तो मैं उसको यही पूछूंगा कि स्पीड क्या मतलब, क्या कहाँ कितनी स्पीड थी, मैं तो इतना लंबा ट्रैवल करके गया हूँ भाई, आप किस जगह की स्पीड की बात कर रहे हैं? मैंने कभी तेज भी चलाई है गाड़ी, कभी स्लो भी की है, डिपेंड करता है रोड के हिसाब से। तो फिर पूछने वाला कह रहा है कि चलो आप ये बता दो ऑन एन एवरेज आपने कितनी स्पीड रखी होगी। लाइक आपने किसी ने पूछ लिया आपकी स्पीड एक लेवल तक तो रही होगी ना, उससे थोड़ी ऊपर से थोड़ी नीचे गई होगी, तो हम अंदाजन बताते हैं यार तकरीबन हम 60 किलोमीटर पर आवर पे तो जा रहे थे। तो ये एवरेज कैसे निकलता है? हम तो दिमाग से निकालते हैं, लेकिन अगर कोई फिजिकिस्ट होगा वो एक्सपेरिमेंट कर रहा होगा तो वो कैसे निकालेगा? वो एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूले से निकालेगा। वो फार्मूला क्या कहता है? वो फार्मूला हमारा कहता है कि भाई आपको अगर एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो आप न्यूमरेटर में रखोगे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना है आपका 25 किलोमीटर्स, ओके। टाइम कितना है? टाइम का हम बता देते हैं यहाँ पे अभी, पहले किसी ने चैट में कुछ लिखा है, वेरी गुड, टोटल अब 25 किलोमीटर अपॉन टाइम, वेरी गुड दानियाल। अब टाइम मैं यहाँ पे बता देता हूँ टाइम कितना था। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ भाई टाइम मैंने ए से बी में लगाया लेंथ ऑफ 30 मिनट्स, ठीक है, बी से सी में मैंने लगाया अबाउट 15 मिनट्स, सी से डी के अंदर भी मुझे 15 मिनट्स लगे, और डी से ई में मुझे, सर जी सर इसमें मिनट्स दिए हुए होंगे तो ऐड करने हाँ होंगे ना बिल्कुल बिल्कुल मिनट्स। बिल्कुल दिए हुए होंगे, लाजमी दिए हुए होंगे, डेटा अगर नहीं होगा तो आप सवाल ही नहीं कर पाओगे ना, ठीक है। अच्छा तो दोनों चीजें दी हुई होंगी तो डिवाइड करना होगा सिर्फ। डिवाइड करना होगा, सिंपल। तो अब मैं क्या करूंगा, मैंने टोटल डिस्टेंस तो कर दिया, मैंने सारे डिस्टेंस को ऐड किया, 25 किलोमीटर ऊपर रख दिया, नीचे टोटल टाइम करूंगा, ठीक है। अब देखो हमें पता है कि जब तो हम मिनट्स को भी किलोमीटर, ऐड करेंगे। मिनट्स को भी ऐड करेंगे, लेकिन नॉर्मली जब हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो हमसे जो है जब अगर डिस्टेंस किलोमीटर में दिया होता है ना, तो हमसे हमें टाइम जो है वो आवर्स में दिया जाता है। अगर आवर्स में नहीं दिया जाएगा तो हमसे कहा जाएगा कि आप आवर्स में जो है कन्वर्ट करके आंसर दीजिएगा, क्योंकि या तो आपके पास जो है स्पीड का जो वो है क्या कहते हैं यूनिट, वो होगा मीटर्स पर सेकंड, जो कि एसआई बेस यूनिट है, और या तो आपको कहा जाएगा किलोमीटर्स पर आवर में दो, ठीक है। तो किलोमीटर्स में तो आपका डिस्टेंस था, लेकिन आपका टाइम आवर्स में नहीं था, तो आप आवर्स में कन्वर्ट करोगे। कन्वर्ट कैसे करोगे? 30 मिनट्स कितने आवर्स होते हैं? 0.5 आवर्स, है ना। 30 मिनट्स आर 0.5 आवर्स, तो आपने लिख दिया भाई 0.5 आवर्स। 15 मिनट्स क्या होते हैं? 0.25 आवर्स, है ना।
फिर 15 मिनट 0.25, फिर 15 मिनट 0.25, तो आप इन सबको ऐड कर लो कि 0.5 प्लस 0.75 यानी 0.25 0.25 0.25 0.75 होता है, तो ये हो गया 1.25। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा 25 किलोमीटर अपॉन 1.25, इसको अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास क्या आंसर आता है, इसको जरा कोई कैलकुलेट, चलो मैं ही कर लेता हूँ। 25 अपॉन 1.25 इज इक्वल टू 20, इट इज 20 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, तो मैं कहूँगा कि भाई मेरी स्पीड तकरीबन 20 किलोमीटर पर आवर की थी। ठीक है, ये आपकी एवरेज वैल्यू हो गई। यस 20 दानियाल, वेरी गुड। तो मैं कह दूंगा कि माई एवरेज वेलोसिटी वाज 20 किलोमीटर्स पर आवर। तो ये एवरेज वेलोसिटी का सिंबल है, लेस देन और ग्रेटर देन का साइन के बीच में वी लिखते हैं। ठीक है, यहाँ तक एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट क्लियर है? किसी का कोई क्वेरी तो नहीं है इसमें? नहीं सर। अच्छा, मुझे कोई ये बताइए कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है? मैं कभी कहता हूँ एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी, दोनों में क्या डिफरेंस है? सर डिस्टेंस का और क्वांटिटी का, वेलोसिटी वेक्टर है और वो स्केलर है। यस, ये सिर्फ यही फर्क है बस। स्पीड जो है स्केलर है और वेलोसिटी क्या है, वेक्टर है। स्पीड के अंदर डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं करनी होती, वेलोसिटी में वी नीड टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन। स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज मैंने पढ़ाई थी। स्केलर वेक्टर्स क्या होते हैं? स्केलर आर द क्वांटिटीज व्हिच आर स्पेसिफाइड बाय द वैल्यू दैट इज मैग्नीट्यूड and a suitable unit, whereas vector is a quantity which should have a magnitude, that is value, direction and a unit। इन तीन चीजों से वो कंप्लीट होता है। तो वेलोसिटी में मुझे डायरेक्शन देनी होती है, स्पीड में डायरेक्शन नहीं देनी होती है। ठीक है, अगर मुझसे कोई कहे कि विदाउट सर डायरेक्शन आप, जी जी बोलिए, पहले बात कंप्लीट हो जाए ना तो ज्यादा बेहतर लगेगा। सर जी जी सर। मैं इसीलिए कह रहा हूँ पहले कंप्लीट कर लूँ। देखो, स्पीड के लिए अगर हमें ज्यादातर क्वेश्चंस में स्पीड की बात की जाती है, क्यों? क्योंकि हमें डायरेक्शन अक्सर नहीं दी हुई होती, ना पूछी जाती है। अगर स्पेसिफिकली कहीं पे डायरेक्शन गिवन हो ना, तो फिर वहाँ वेलोसिटी की बात करता है एग्जामिनर, वरना स्पीड और वेलोसिटी बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन का फर्क है। जी बोलिए अंश, क्या क्वेश्चन है आपका? सर आई एम आस्किंग फॉर माय नॉलेज कि मैग्नीट्यूड किसको बोलते हैं, कि अगर मैं बोलूं 5 kg तो दो 5 होगा हमारा, वो जी, रिप्रेजेंट करेगा मैग्नीट्यूड को। बिल्कुल सही बोला आपने। तो सर मैग्नीट्यूड इसी को ही बोलते हैं ना? इसी को बोलते हैं बिल्कुल, और केजी जो है वो यूनिट होगा। आपसे कोई पूछेगा आपका वेट, अक्सर लोग कहते हैं ना वेट क्या है, हमारा वेट इतना केजी है। खैर खैर, वेट केजी में नहीं होता, ये एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, ये लेम एंड टर्मिनोलॉजी है। लेकिन अगर एक साइंस का स्टूडेंट कहेगा ना, तो वो कहेगा ये मास मेरा इतना है। अगर आप जैसे कोई चीज बाय करने जाते हो, आप जैसे फॉर एग्जांपल कोई मिठाई बाय करने चले गए, या आप पोटैटोज बाय करने चले गए, तो आप कहोगे कि भाई मुझे 5 kg के पोटैटोज चाहिए, तो 5 kg मास होगा। लेकिन लोग उसको वेट कहते हैं, जो कि गलत टर्मिनोलॉजी हमारे यहाँ एक यूज की जाती है ना कॉमनली। ठीक है, वेट इज समथिंग एल्स व्हिच आई विल एक्सप्लेन फर्दर इन नेक्स्ट चैप्टर। डायनामिक्स में हम चेक करेंगे क्या होता है। ठीक है, हाँ, वेट तो वो होता है ना जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है फोर्स उसका जो होती है, मेजरमेंट का यूनिट होता है। बिल्कुल 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 करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। अच्छा भाई, अब हम थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक स्टार्ट करें। तो डिफिकल्ट तो नहीं है, लॉजिकल है। इसमें थोड़ा ध्यान जरूर देना होगा आपको। अगर ये आपने समझ लिया ना, कुछ ग्राफ्स पढ़ने जा रहे हैं हम, ये ग्राफ आपके समझ में आ जाएंगे ना, तो आपको एग्जामिनर किसी भी तरह का ग्राफ देगा ना, तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। ये बेसिक ग्राफ्स को अगर आपने समझ लिया तो ठीक है। इनकी इंटरप्रिटेशन, ग्राफ की इंटरप्रिटेशन समझना बहुत जरूरी है कि ग्राफ क्या कहते हैं। ग्राफ को रीड करने का एक आर्ट है, अभी हम देखेंगे ग्राफ को कैसे रीड करते हैं। ठीक है, थोड़े से की पॉइंट्स को हम पढ़ लेते हैं जो हमने पढ़े हैं उसके हवाले से। If a body starts from rest, then initial speed is 0। इनिशियल स्पीड को u से रिप्रेजेंट करते हैं, u इक्वल्स टू 0। ठीक है, if a body comes to rest, then final speed is 0, that is v equals to 0। ये पॉइंट्स क्यों लिखे हुए हैं यहाँ पे? क्योंकि जब क्वेश्चन आप पढ़ेंगे ना, एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन दिए होंगे पास में, उसमें इस तरह की टर्मिनोलॉजी यूज होती हैं कि a body starts from rest। तो वो आपको ये नहीं कहेगा कि बॉडी जो ऑब्जेक्ट है, बॉडी है, कार है, ह्यूमन है, कुछ भी है, एरोप्लेन है, उसने उसकी इनिशियल स्पीड 0 है। वो सिर्फ आपको एग्जामिनर कहेगा बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। सो यू नीड टू डिटरमाइन दैट इफ द बॉडी इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इट मींस दैट इट्स इनिशियल स्पीड इज 0। ठीक है, ये डेटा आपको खुद एक्सट्रैक्ट करना होगा। या तो अगर सवाल में कहीं कुछ सिनेरियो है, उसमें एग्जामिनर कहता है कि इफ अ बॉडी कम्स टू रेस्ट, इसका मतलब क्या है? कम्स टू रेस्ट का मतलब है फाइनल स्पीड 0 है। ठीक है, इनिशियल फाइनल स्पीड क्यों पता होनी चाहिए?
ताकि आप क्वेश्चन सॉल्व कर सके ना। एक्सीलरेशन का क्वेश्चन आता है तो एक्सीलरेशन क्या है, फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड अपॉन टाइम, है ना। तो अगर आपको फाइनल और इनिशियल ही नहीं पता होगी तो आप कैसे एक्सीलरेशन निकालोगे। तो इस तरह की टर्म्स को याद रखना बहुत जरूरी है। नहीं बेटा, ये आपको कोई पॉइंट्स लिखे हुए नहीं होंगे पेपर में, यही तो मैं कह रहा हूँ, इनको याद करें। याद क्या, समझने की बात है। जब आप 4 सवाल करोगे ना मेरे साथ, तो इंशाल्लाह ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि अच्छा इसका मतलब ये होता है। ठीक है, यहाँ तो मैंने सिर्फ एक समराइज कर दिया कि ताकि आप जब रिवाइज करो ना तो आपको ये चीज गो थ्रू करने में आसानी रहे। ठीक है, फिर कहते हैं इफ अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड। थ्रोन अपवर्ड का मतलब क्या, मैंने एक बॉल ली, मैंने हवा में फेंक दी। जब मैंने बॉल हवा में फेंकी तो मैंने कोई स्पीड दी होगी बॉल को। जब मैंने स्पीड दी, बॉल ऊपर गई, एक पॉइंट पे जाके बॉल रुकेगी और रुक के वापस नीचे आएगी, सही है। तो एक पॉइंट पे जाके जब रुकेगी तो चीज रुकती कब है, जब वो रेस्ट में आ जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे कहा जाएगा इफ अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, सो इसका मतलब एट हाईएस्ट पॉइंट इट्स फाइनल स्पीड विल बी जीरो। इनिशियल स्पीड तो वो होगी जिससे मैंने उसे फेंका है, ठीक है, जिस फोर्स से फेंका होगा, थ्रो किया होगा, उस वक्त उसकी एक स्पीड होगी जिससे वो ऊपर जाएगी और ऊपर जाके रुकेगी और वापस आएगी। जब रुकेगी तो फाइनल स्पीड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, v इक्वल्स टू जीरो। इसके बाद हम कहते हैं इफ अ बॉडी फॉल्स फ्रीली। फॉल्स फ्रीली का मतलब फॉर एग्जांपल आपने बालकनी से जो है एक चौक का पीस फेंक दिया नीचे, फेंका उठा के, फोर्स से नहीं फेंका, सिर्फ हाथ में पकड़ा होता और ड्रॉप कर दिया। जब आप ड्रॉप करोगे तो ऑब्जेक्ट नीचे जाने लगेगा ना। जब ड्रॉप करोगे तो इनिशियली तो ऑब्जेक्ट की स्पीड जीरो होगी ना, है ना। आपके हाथ में जीरो स्पीड रख रहा था ना, नीचे जाएगा तो स्पीड बढ़ती जाएगी ना। तो जीरो से कोई चीज बढ़ती है, कोई चीज बढ़ती है तो वो जीरो से ऊपर जाती है ना। मैं कहता हूँ एक चीज जीरो थी, 1 हुई, 2 हुई, 3 हुई, 4 हुई, तो इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, इट इज इंक्रीजिंग। तो अगर कहीं लिखा हुआ है इफ अ बॉडी फॉल्स फ्रीली, फॉल्स फ्रीली का मतलब क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट सिर्फ ग्रेविटी की वजह से नीचे गिर रहा हो, कोई और फोर्स उस पर ना लग रही हो, ना एयर लग रही हो, ना ह्यूमन की कोई फोर्स लग रही हो, कुछ भी नहीं लग रही हो, सिर्फ ग्रेविटी के पुल की वजह से अगर नीचे जा रही हो, तो उसे हम कहते हैं फॉल्स फ्रीली। इसको लिख लो कहीं पे, ठीक है। यहाँ पे तो लिखा हुआ है लेकिन वैसे अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए भी लिखते रहा करो। इफ अ सर बॉडी ये फॉल्स इसके फ्रीली। ऊपर वाला पॉइंट, इसके कौन सा। ऊपर वाला पॉइंट समझा दे, वो बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड। हम्म, इसमें क्या मुश्किल बात है, देखो तुम्हारे हाथ में बॉल है, सही है, तुमने जोर जी से बॉल हवा में फेंकी ऊपर की तरफ, तुमने कोई फोर्स लगाई तो ऊपर गई ना बॉल। जी फोर्स लगाई तो ऑब्जेक्ट को कोई स्पीड मिली होगी, स्पीड मिली तो वो ऊपर जाने लगा। तो यानी कि इनिशियल स्पीड तो वैल्यू रखती है, जीरो नहीं होगी। जीरो होती तो बॉल ऊपर ही नहीं जाती, सही है। लेकिन एक टॉप लेवल पे जाके ऑब्जेक्ट रुकेगा। जी बेटा, बॉडी कैन बी एनी टाइप दानियल, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, एनीथिंग व्हिच हैज सम मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस, दैट इज एनी मैटर। ठीक है। तो अंश आपके क्वेश्चन का मैं आंसर कर रहा था कि बॉल ऊपर जाएगी, ऊपर जाके रुकेगी किसी पॉइंट पे। जब रुकी तो क्या मतलब, रेस्ट में आई, किसी एक सेकंड के लिए भी रुकी, आधे सेकंड के लिए भी रुकी तो रेस्ट में आई, तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट की स्पीड जीरो हो गई, है ना भाई। अंश समझ में आती है बात। सर, हम जब इसको ऊपर फेंकेंगे तो हम्म। इसकी जो स्पीड होगी वो तो इंक्रीज होगी, पर किसी पॉइंट पे जाके वो रुक के जब नीचे आएगी, जो 1 सेकंड या 1.5 सेकंड के लिए जो रुक के नीचे आएगी, उधर हमारी स्पीड जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। बिल्कुल, आप जो यही एक कहना सेकंड के चाहते हैं। लिए रुकेगी तो जीरो हो जाएगी ना बेटा, कोई चीज रुकती है तो स्पीड जीरो हो जाती है ना। कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में बिल्कुल है ना, वही बोल रहा हूँ सर मैं। हाँ वो जीरो होगी। तो जी मतलब यही है कि किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकोगे ना तो उसकी फाइनल स्पीड जीरो हो जाएगी, इनिशियल स्पीड होगी, फाइनल स्पीड जीरो हो जाएगी ना, ऊपर जाके रुकेगी। सर, ये वही बात है क्या, जो फ्री फॉल में से जब वो पैराशूट खोलता है तो 1-1.5 सेकंड के इसको जो बम्प लगता है तो उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाती है, वो मैं मतलब बताऊंगा, बिल्कुल वो दूसरा वही कॉन्सेप्ट है, ये बात वो थी। टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है, वो नेक्स्ट टॉपिक में आएगा, इसी के बाद फॉरेन टॉपिक है उसका। वो अभी नहीं डिस्कस करो अभी, तुम वरना परेशान हो जाओगे। अभी फिलहाल इतना समझो, तुमने बॉल ऊपर फेंकी, ऊपर जाके एक सेकंड के लिए रुकेगी, फिर रिटर्न बैक करेगी ना। तो वो जो एक सेकंड के लिए रुकती है, एक सेकंड आधा सेकंड जितनी भी उसका मास है उसके हिसाब से, तो रुकी तो इसका मतलब स्पीड जीरो हो गई। ये बात पे पहले एग्री करो, हो गई जीरो। हाँ तो इसका मतलब क्या है कि फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई, फाइनल वेलोसिटी थी ना ऊपर गई तो। और अगर, बिल्कुल। अब फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट ये कि भाई मैंने ऑब्जेक्ट फ्रीली छोड़ दिया। तो जैसे मैंने एग्जांपल दी कि आपने बैल्कनी से जो है वो एक चौक का पीस हाथ में रखा हुआ था, आपने अपने बैल्कनी से छोड़ दिया, फेंका नहीं उठा के, सिर्फ हाथ से छोड़ दिया। तो क्या वो ग्रेविटी का पुल लगेगा उस पर, फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसको अट्रैक्ट करेगी नीचे की तरफ, तो वो ऑब्जेक्ट फ्रीली नीचे जाएगा। हम फॉर द टाइमिंग अज्यूम कर रहे हैं कि देयर इज नो एयर एयर रेजिस्टेंस और फोर्स ड्यू टू एयर। एग्जाम्पल ले रहे हैं कि भाई वैक्यूम है फॉर एग्जाम्पल, तो क्या होगा,
ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी ना, सिवाय ग्रेविटी के, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट की इनिशियल स्पीड विल वाज 0। समझ में आती है सबको ये बात? एनी क्वेश्चन हियर? गाइस एनी क्वेश्चन? इफ इज नो क्वेश्चन आई गेस आप सबको ये बात समझ में आ गई है। ओके अच्छा, अब हम बात करते हैं टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट। अब एक टाइम है, मैंने बॉल थ्रो की, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो एक टाइम लगेगा ना उसको बिल्कुल मैक्सिमम हाइट तक रीच करने। मैक्सिमम हाइट क्या होगी? द पोजीशन वेयर द ऑब्जेक्ट विल गो एंड रेस्ट फॉर सम फ्यू सेकंड्स देन रिटर्न बैक। फॉर एग्जांपल एक बॉल मैंने थ्रो की, वो 12 सेकंड में जाके ऊपर जाके रुक गई और फिर वापस आई। तो ये आइडियल केस होता है कि जो टाइम ऊपर जाने में लगा है बॉल को, उतने ही टाइम में वो वापस भी आएगी। इट इज एन आइडियल सिनेरियो, ठीक है। आइडियल सिनेरियो और रियल सिनेरियो में फर्क पता है? किसी को आइडिया है? हेलो हेलो। ओके मैं कह रहा था कि हमारे पास आइडियल सिनेरियो ये होता है, आपके मैसेज का रिप्लाई कर रहा हूँ दानियाल, कि आइडियल सिनेरियो इज दैट कि जब आप की जो बॉल है वो टॉप पोजीशन पे जा रही है, जितनी देर में, उतनी ही देर में वापस रिटर्न बैक करेगी ग्राउंड की तरफ, ठीक है। यू राइट? इज इट करेक्ट और नॉट? समझ में आती है बात? मैं कहता हूँ मैंने बॉल ऊपर फेंकी, फॉर एग्जाम्पल 12 सेकंड में बॉल जो है अपनी मैक्सिमम हाइट पे रीच कर गई, और वापस भी आने में उसको 12 सेकंड लगे। ये तो है आइडियल सिनेरियो। आइडियल सिनेरियो वो होता है जिसके अंदर हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट पे सिवाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी की कोई और फोर्स ना लग रही हो। लेकिन रियल सिनेरियो क्या होता है जिसके अंदर ऐसा नहीं होता? रियल सिनेरियो में क्या होता है? एयर रेजिस्टेंस होती है, एयर प्रेशर होता है, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट जो है वो जाहिर है एयर में है, तो एयर मॉलिक्यूल्स अपनी कुछ रेजिस्टेंस भी शो करेंगे ऑब्जेक्ट के ऊपर, सही है। तो वो होता है रियल सिनेरियो। रियल सिनेरियो क्या होता है? जो एज्यूम्ड नहीं होता, जो रियल होता है। बहुत थियोरेटिकल चीज क्या होती है जिसे हम आइडियल कहते हैं। तो आइडियली क्या है? टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट इक्वल्स टू टाइम टेकन टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है। ये हमारा आइडियल सिनेरियो। रियल में ऐसा नहीं होता, थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है। सर हाँ सर मैं ये बोलना चाहता था कि अगर बॉल ऊपर गई और उसकी स्पीड जो है वो डिफर करेगी जब वो नीचे आएगी, क्योंकि ड्रैग फोर्स वगैरह होती हैं उसकी वजह से। तो ये पॉसिबल है ना कि स्पीड उसकी जो है वो डिफर करे जिस करेगी स्पीड ना, में वो ऊपर गई। वही तो रियल केस है। आप सही बोल रहे हो, करेगी, हमेशा करेगी। मैं अभी कह रहा हूँ आइडियल सिनेरियो। आइडियल सिनेरियो क्या होता है? जब हम कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं ना, जब हम एजम्पशंस कर रहे होते हैं, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, साइंस की कोई भी ब्रांच में, जब आप एक्सपेरिमेंट्स करते हैं ना, ठीक है, तो आप जो है एज्यूम करते हैं चीजें बहुत सारी। एज्यूम क्यों करते हैं? क्योंकि आपको रियल टाइम का तो नहीं पता ना। फॉर एग्जांपल मैंने अमेरिका के अंदर एक्सपेरिमेंट किया, वहां पर टेम्परेचर कुछ और है, तो मुझे रिजल्ट्स कुछ और मिल रहे हैं। वही एक्सपेरिमेंट अगर मैं इंडिया के अंदर करूंगा तो मुझे कुछ और मिलेंगे। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, हम जो है यूनिफॉर्म रिजल्ट्स बताते हैं कि भाई ग्लोबली ये रिजल्ट आना चाहिए थियोरेटिकली। लेकिन हाँ, अगर एरिया का फर्क है, एटमॉस्फेयर का फर्क है, तो दीज रिजल्ट्स कुड वेरी एज पर द रियल सिनेरियो, ठीक है। क्लियर है? अच्छा मुझे जस्ट 1 मिनट दें, एक स्टूडेंट की मदर का मैसेज आया हुआ है, आई एम जस्ट रिप्लाइंग हर। ओके
सो ये हमारा सेशन एंड हो रहा है, तो मैं ना नेक्स्ट जूम का सेशन स्टार्ट कर लेता हूँ ताकि ये बीच में से डिसकंटिन्यू ना हो जाए, ठीक है। तो इसी सेशन को दोबारा से आप लोग रिकनेक्ट करें, मैं एंड करके रीस्टार्ट कर रहा हूँ।